सतलुज फिल्म को लेकर एक विवाद है और विवाद ये है कि उसको जब प्रदर्शित किया गया 3 जुलाई को तो 48 घंटे भी नहीं बीते सरकार की ओर से आदेश आया कि इसे प्लेटफॉर्म से हटा लिया जाए। यानी एक तरह की सेंसरशिप जो सरकार ने लागू की, जिस तरह से उसको प्रतिबंध अगर ना भी कहें, बैन ना कहें, तो भी उस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। इस फिल्म के अभिनेता दलजीत दोसांझ हैं। हनी त्रेहन ने इसका निर्देशन किया और ये फिल्म जसवंत सिंह खालड़ा के बारे में है, जो तमाम तरह से पंजाब में जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही थी, यानी न्यायेतर हत्याएं हो रही थी, उसको सामने लाने का जिन्होंने काम किया था। अब ये जो फिल्म है, इसका प्रदर्शन रोक दिया गया है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी हुआ है, क्योंकि इसके लिए एक कानून बना था 1876 में, और वो कानून था जो परफॉर्मेंसेज एक्ट कहते हैं उसे, ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था। उसका ये 150वां वर्ष है, 150 साल हो गए उसको। अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम। तो आज हम उस कानून के बारे में चर्चा करेंगे जो अब अस्तित्व में नहीं है लेकिन है, और वो कैसे है इस पर हम विस्तार से बात कर सकते हैं एक एक करके। पहली बात तो ये कि 1876 में जो ये कानून बना वो इसलिए बना क्योंकि 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद से अंग्रेज बहुत सतर्क थे कि कोई ऐसी चीज़ ना होने पाए जिससे उस घटना की पुनरावृत्ति हो। उसका भारी नुकसान अंग्रेज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी तो उसके बाद ख़त्म ही हो गई, यानी अंग्रेज़ों का सीधा शासन आ गया। तो जब ये हुआ 1876 में, तो क्यों हुआ? ये एक नाटक की वजह से हुआ जो बंगाल में खेला गया। दीनबंधु मित्र ने एक नाटक लिखा और उसका नाम था नील दर्पण। ये उस समय तक नील की खेती बिहार नहीं गई थी, बंगाल में होती थी, और अंग्रेज़ों का दमन नील की खेती करने वाले किसानों पर इतना था कि दीनबंधु मित्र उसको अपने आप को अभिव्यक्त करने से रोक नहीं पाए, और उन्होंने बाकायदा एक नाटक लिखा। वो नाटक बहुत चर्चित हुआ। उसका मंचन 1872 में कलकत्ता में हुआ, और उसके बाद उसके कई और प्रदर्शन कई अन्य स्थानों पर भी हुए। लेकिन दीनबंधु मित्र एक सरकारी कर्मचारी थे, डाकखाने में काम करते थे, और चूंकि वो डाकखाने में थे और चिट्ठियां लेकर लोगों के गांव तक जाते थे, तो गांव में जाने के दौरान उन्होंने जो कुछ भी सुना था अंग्रेज़ों के अत्याचार के बारे में, वो सब उस नाटक में उन्होंने दर्ज कर दिया। उसका एक प्रदर्शन जब कलकत्ता में हो रहा था, तो उसमें तमाम लोगों को निमंत्रित किया गया था कि वो आएं और वो नाटक का प्रदर्शन देखें। जो आमंत्रित लोग थे उनमें ईश्वरचंद विद्यासागर भी थे। ईश्वरचंद विद्यासागर एक बड़ा नाम था, बड़ी हस्ती थे, तो उनको सबसे आगे की जो कतार थी उसमें उनको बैठने की जगह दी गई। नाटक शुरू हुआ, और बीच नाटक में जब एक अंग्रेज अधिकारी का जो रोल कर रहे थे अर्धेंदु शेखर मुस्तफ़ी, तो अर्धेंदु ने जब जो कुछ उनको कहना था उस नाटक के हिसाब से उस पात्र के रूप में कहा, तो विद्यासागर को, ईश्वरचंद विद्यासागर को क्रोध आ गया। इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पैर से चप्पल उतारी और फेंक कर उस अभिनेता को मारा। बीच नाटक में अर्धेंदु ने झुककर वो चप्पल उठाई, सिर से लगाया और कहा कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है और मैं इसे एक अभिमान की तरह अपने साथ हमेशा रखूंगा। और नाटक चलता रहा। बाद में इस नाटक को लेकर इतनी दिलचस्पी पैदा हुई लोगों में कि लोगों ने इसके लिए जगह जगह से लिखना शुरू किया। बाद में इस नाटक की प्रसिद्धि इतनी हुई कि लोगों ने दीनबंधु मित्र से इसकी अलग अलग शहरों में प्रदर्शन की अनुमति मांगी, जो उन्हें मिल भी गई। उनमें से एक पत्र लखनऊ से था, यानी यह नाटक अवध पहुंच गया। अब अवध में जब लखनऊ में इसका मंचन हो रहा था, तो उस समय तमाम लोग वहाँ थे। 1857 पहले ही हो चुका था,
रेजिडेंसी का जो हाल था वो पहले ही लोगों ने देख लिया था, और अंग्रेज भी ये नहीं चाहते थे कि इस तरह की कोई घटना दोबारा हो, इसलिए पुलिस की तैनाती उस सभागार के अंदर भी बड़ी संख्या में थी। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। और नाटक के बीच में जैसे ही एक पात्र मिस्टर रोग जिनका नाम है, वो एक महिला के साथ अन्याय करते हैं, तो वो एक पुरुष पात्र आता है और वो उस अंग्रेज अधिकारी को, उस पुलिस अधिकारी को गिरा देता है और मारता है। पुलिस को इस बात पर क्रोध आया और उसने उस सभागार में मंचन के बीच में ही स्टेज पर पहुंचकर सब कुछ बिगाड़ दिया। वहाँ हिंसा भी हुई और नाटक को बीच में रोक देना पड़ा। जो आयोजक थे उस नाटक के, उनका इरादा इस नाटक को लेकर अवध के दूसरे इलाकों में भी जाने का था। वो इसे लेकर इलाहाबाद जाना चाहते थे, जो अब प्रयागराज है, कानपुर जाना चाहते थे और आगरा भी जाना चाहते थे, लेकिन वो सब संभव नहीं हुआ। वो खत्म हो गया लखनऊ के प्रदर्शन के साथ ही। दीनबंधु मित्रा के नाटक नील दर्पण का प्रभाव इतना था कि एक पादरी थे आयरलैंड के रहने वाले जेम्स लॉन्ग। तो जेम्स लॉन्ग ने उस नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया और वो नाटक इंग्लैंड पहुंच गया, और उस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं इंग्लैंड में जो आम लोग थे उनकी ओर से आने लगी कि ये कानून बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जेम्स लॉन्ग ने वो अनुवाद तो कर दिया, लेकिन उस अनुवाद पर उनका नाम नहीं छपा था। उसमें अ नेटिव, यानी एक भारतीय, एक देश में रहने वाला एक नागरिक, इस नाम से उन्होंने उस नाटक का अनुवाद किया था। बावजूद इसके ये पता लगाना सरकार के लिए कठिन नहीं था कि अनुवाद किसने किया है, तो उन पर, जेम्स लॉन्ग पर मुकदमा हो गया, और वो मुकदमा भी जुलाई के महीने में 1861 में हुआ। जब वो मुकदमा हुआ, उसकी सुनवाई 4 दिन चली। 3 दिन तक लोग जिरह करते रहे और चौथे दिन अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, जिसमें जेम्स लॉन्ग को 1000 रुपये का जुर्माना और 1 महीने की कैद सुनिश्चित की गई। साथ में जज ने यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि मैं बहुत लोकप्रिय निर्णय मेरा नहीं होगा, लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ये करना है। और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगर जेम्स लॉन्ग 1000 रुपये नहीं चुकाते हैं तो जब तक वो न चुकाएं तब तक उन्हें कैद में रखा जाए। 1876 में एक अंग्रेज अधिकारी लिटन, उनको एडवर्ड लिटन उनका नाम था, उनको यहाँ भारत में वायसराय बनाकर भेजा गया। लिटन को भी ये खबर पता चली कि इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और लिटन इससे स्वाभाविक रूप से चिंतित थे। तो उन्होंने एक नए कानून के लिए मंजूरी दे दी कि ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट बनाए सरकार, कि अगर किसी बात से ये लगता है, किसी नाटक से ये लगता है कि उससे सरकार को खतरा हो सकता है, तो वो उसे रोक सकती है। और ये जो आधार बना, ये इसलिए बना, 1876 में वो कानून अमल में आ गया, वो बन गया, उसको मंजूरी मिल गई। मार्च 1876 में उसका विधेयक पेश हुआ और जुलाई, यानी जो महीना अब है, इसी जुलाई में उसे मंजूरी मिली और वो जो एक्ट था, जो अधिनियम था, वो प्रभावी हो गया। लिटन के इस कदम पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं थीं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा सरकार को, अंग्रेज सरकार को, और ये चलता ही रहा 1947 तक। 47 में जब भारत आज़ाद हुआ और उसकी अपनी सरकार बनी, तो लोगों ने दोबारा कहना शुरू किया कि इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए, और तमाम राज्य सरकारों ने, जिसमें अंडमान भी थी, गोवा भी था, महाराष्ट्र था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी ये कानून रिपील कर दिया, यानी रद्द कर दिया। लेकिन केंद्रीय स्तर पर वो कानून बना रहा, किताबों में उसकी जगह बनी रही। जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार आई 2014 में, तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जितने भी आर्काइक कानून हैं, जिसमें से ये भी शामिल है जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे और जिनका अब कोई महत्व नहीं है और उनकी आवश्यकता भी नहीं है, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। 2017 में ये कानून
केंद्रीय स्तर पर रद्द कर दिया गया, यानी इसका अब अस्तित्व नहीं है। लेकिन दलजीत दोसांझ के अभिनय वाली सतलुज फिल्म में ये इसका असर दिखाई देता है। वो इसलिए कि जब ये कानून रद्द हुआ तो इसकी जितनी प्रमुख धाराएं और उपधाराएं थीं उनको या तो भारतीय न्याय संहिता में शामिल कर दिया गया या आईटी एक्ट में शामिल कर दिया गया। सतलुज के साथ जो हुआ वो आईटी एक्ट की धाराओं के तहत हुआ है, क्योंकि वो फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई, ओटीटी पर रिलीज हुई थी। अब सवाल सिर्फ इतना बचता है कि कानूनों की शक्ल बदलने से क्या कानून बदल जाते हैं, क्या चीज़ें बदल जाती हैं, क्या ये वाकई कोई सुधार है, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत में उस कानून के रद्द होने के बाद से बढ़ गई है? उत्तर बहुत आसान है, सरल है, सीधा है, नहीं।